नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना ये जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बैच चल रहा है उसमें हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। और व्याकरण जैसे कि आपकी कोई भी भर्ती परीक्षा हो जहां हिंदी पूछी जाती है, सभी में व्याकरण से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र इस चैनल पर अपने जो व्याकरण या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा TGT, PGT, KVS, नेट, स्लेट आदि के लिए जो हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम काव्य शास्त्र आदि पढ़ रहे हैं, वो सभी अच्छी तरह अपने हर कॉन्सेप्ट को पढ़े, डीप पढ़े। कोई समस्या है तो, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट से पूछे, समाधान पाए। और सभी मित्र अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अपना जो व्याकरण का टॉपिक पढ़ रहे थे हम, पहले हमने पढ़ा था विकारी शब्द। यानी कि विकारी वो शब्द होते हैं जो काल, लिंग, वचन और कारक आदि के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं। तो रूप बदलने वाले शब्दों को कहा जाता है विकारी। और विकारी शब्दों में हमने अब तक जो पढ़ लिया था, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया आदि को हम कंप्लीट पूरी तरह पढ़ चुके हैं। अब उसी क्रम में अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है अविकारी शब्द। जैसा कि हम जानते हैं कि विकारी शब्द वो होते हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं काल, लिंग, वचन और कारक के आधार पर। लेकिन अविकारी शब्द या अव्यय शब्द काल, लिंग, वचन और कारक के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते हैं। वो हर स्थिति में जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में लिए जाते हैं। वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो आपके विकारी शब्द है उसके लिए ट्रिक पड़ी थी, शबी, कृष यानी कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम आपके 4 विकारी शब्द होते हैं। और उसी क्रम में जो अविकारी शब्द है उसके लिए भी हम पढ़ सकते हैं कि इसकी ट्रिक याद करने की है। कृष, विष, शनि, जिसमें आपके कृ से क्रिया विशेषण, स से समुच्चय बोधक, वि से विस्मयादि बोधक, स से संबंध बोधक और स से फिर आपके सकारात्मक, नकारात्मक और नी से निपात आदि हो जाते हैं। तो हम देखते हैं क्रम से आपके अविकारी या अव्यय शब्द। जिन शब्दों पर काल, लिंग, वचन और कारक आदि व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहे जाते हैं। ऐसे शब्द जिनके ऊपर काल, समय का, लिंग जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक जो आपके 8 कारक होते हैं उन व्याकरणिक कोटियों का, अर्थात इनका इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इनके आधार पर अपना रूप नहीं बदलते हैं, वो अविकारी या अव्यय शब्द कहे जाते हैं। ऐसे शब्द जो काल के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन या कारक के आधार पर अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं, अपने मूल रूप में ही रहते हैं, वो अविकारी या अव्यय शब्द कहे जाते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द के भेद या प्रकार, ये 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 भेदों को या प्रकार को समझने के लिए, ये 6 भेद होते हैं इसके, इनको समझने के लिए इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। कृष, विष, शनि, क्रि से आपके क्रिया विशेषण, फिर स से आपके समुच्चय बोधक, क्रि से क्रिया विशेषण, स से समुच्चय बोधक, बी से विस्मयादि बोधक, फिर स से आपके संबंध बोधक, फिर आपके स से सकारात्मक, नकारात्मक और फिर लास्ट में नी से हो जाता है निपात। इस प्रकार ये 6 प्रकार के आपके अविकारी शब्द या अव्यय शब्द होते हैं। अब पहला जो भेद है, पहला प्रकार है, वो है क्रिया विशेषण। तो देखते हैं इसे हम क्रम से। क्रिया विशेषण यानी कि सीधा सा है, हम समझ रहे हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताते हो, यानी हमने जो विकारी शब्दों का अंतिम टॉपिक, अंतिम प्रकरण पढ़ा है पूर्व कक्षा में, क्रिया। और क्रिया के हमने कर्म के आधार पर, काल के आधार पर और प्रयोग व संरचना के आधार पर भेदों को पढ़ा। अब उसी क्रम में हम यहाँ क्रिया के बारे में समझ रहे हैं कि क्रिया की जो क्या बताते हैं विशेषता, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे मोहन पास में ही पढ़ता है,
मोहन वो पढ़ने की क्रिया करता है। क्रिया क्या कर रहा है? मोहन करता पढ़ने की, लेकिन कहाँ पढ़ रहा है? वो पास में ही। तो उसकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो दूर है, पास में है, ज्यादा, कम, जो भी है, नजदीक आदि को बताने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा वाक्य, श्यामा सावधानी से पढ़ती है। श्यामा करता है, क्रिया कर रही है पढ़ने की, लेकिन कैसे पढ़ रही है? सावधानी से। ये क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, क्रिया विशेषण है ये। तो इस प्रकार हमने देखा, जहां क्रिया की विशेषता बताने का कार्य किया जाए, कोई क्रिया हो रही, जैसे मोर धीरे धीरे नाचता है, तो यहां मोर के द्वारा क्रिया की जा रही है नाचने की, लेकिन यहां नाचने की विशेषता यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो धीरे धीरे नाचता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जहां क्रिया की विशेषता बताई जाती हो वहां क्रिया विशेषण होता है। अब अगला टॉपिक, क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 4। मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है समयवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि यहां आपके स्थानवाचक, समयवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक ये आपके क्रिया विशेषण होता है। आप क्रिया विशेषण के ये 4 भेद है, इन्हें भी याद करने के लिए हम ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगी आपके आप ले सकते हैं परिशस। तो यहां पैसे परिमाणवाचक, री से रीतिवाचक, से आपके हो जाएगा स्थानवाचक और फिर दूसरे से ले सकते हैं समयवाचक। तो इस प्रकार परिशस क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे? परिशस पैसे परिमाणवाचक, री से रीतिवाचक, से स्थानवाचक, फिर आपके से हो जाएगा समयवाचक। देखो ये ट्रिक कोई अपने सिलेबस में जुड़ी हुई नहीं होती। हम किसी भी टॉपिक को सरलता से याद करने या पढ़ने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप भी अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं। तो देखिए 4 भेदों में पहला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दशा का बोध होता है कि क्रिया की क्या स्थिति है, उसकी क्या दशा, क्या हालत आदि का बोध होता है। जैसे पास, दूर, बाहर, भीतर, यहां वहां, सामने, नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर इत्यादि ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब यहां इनके जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है इनमें हम उदाहरण देखते हैं। पहला, रामू तुम्हारे कितने पास है। तो यहां रामू करता है, वो क्रिया है उसका नजदीक होने का बोध करवाती है कि वो कितने पास है, कितनी दूरी पर है। तो यहां पास या दूर का बोध स्थानवाचक क्रिया विशेषण में होता है। तो यहां पास शब्द है वो स्थानवाचक क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरा, बंदर पेड़ के नीचे बैठा है। कहां बैठा है? पेड़ के नीचे। तो बंदर की मूल क्रिया है बैठने की, लेकिन बैठा कहां है? नीचे। तो यहां नीचे बैठने का भाव है, पेड़ के नीचे होना, पेड़ के ऊपर होना, दाएं बाएं होना, इधर उधर होना आदि सभी किस क्रिया की विशेषता बताते हैं? आपके स्थानवाचक। ऐसे ही चौथा उदाहरण, तुम मेरे आसपास ही रहना। तो यहां आस पास रहने का बोध यानी कि क्रिया में क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा, परीक्षा में इधर उधर मत देखो। तो यहाँ इधर उधर आदि देखने वाली क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, तो ये भी आपके स्थान का बोध करा रहे हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। तो हमने देखा कि क्रिया विशेषण के भी 4 भेद है। उसमें पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो स्थिति या दशा का बोध कराते हैं। जैसे कि हमने देखा पास, दूर, बाहर, भीतर, यहां वहां, सामने, नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर आदि सभी स्थानवाचक क्रिया का बोध करा रहे हैं। दूसरा भेद समयवाचक क्रिया विशेषण से
काल का बोध होता है। देखो दूसरा भेद है समयवाचक क्रिया विशेषण। तो समयवाचक क्रिया विशेषण से किसका बोध होता है? समय का या काल का। जैसे आज, कल, शीघ्र, सदा, अभी, तभी, पहले, सवेरे, दिन में, तत्काल, अब, कब, आजकल, लगातार, तुरंत, दिन भर, बार बार, घड़ी घड़ी, एक बार इत्यादि ये समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। जैसे उदाहरण, श्याम तुम सदा सबके सहायक हो। श्याम जो करता है उसके लिए कहा कि सदा ही, तुम सदा ही, हमेशा ही सबके क्या बने रहते हो? सहायक। तो यहां क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कौन से संबंधी? समय संबंधी, कि हमेशा, सदा। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखें, राधा आजकल सदा व्रत कर रही है। तो आजकल यानी कि जो उसके इस समय का जो बोध कराया जा रहा है कि आजकल वो सदा व्रत या व्रत आदि करने का या लोगों को खिलाने पिलाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज दिन भर बरसात नहीं हुई। तो दिन भर यहां समय का बोध हो रहा है कि पूरे दिन ही आज क्या नहीं हुई है? बरसात। तो समयवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की काल संबंधी या समय संबंधी विशेषता का बोध होता है, जिसमें हमने देखा कि जब आज, कल, शीघ्र, सदा, अभी, तभी, पहले, सवेरे, दिन में, तत्काल, अब, कब, आजकल, लगातार, तुरंत, दिन भर, बार बार, घड़ी घड़ी, एक बार इत्यादि जो क्रिया विशेषण शब्द है ये काल का बोध कराने वाले हैं। और जहां जहां इनके साथ कोई वाक्य बनता है वो आपकी समयवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराता है। इसी क्रम में तीसरा जो आपके क्रिया विशेषण का भेद है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या विधि को प्रकट करते हैं कि क्रिया किस विधि से, किस रीति से हो रही है। जैसे धीरे धीरे, ऐसे, अचानक, अच्छी तरह, जरूर, सचमुच, वास्तव में, शायद, इसलिए इत्यादि जो क्रिया विशेषण शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं या क्रिया की रीति या विधि संबंधी विशेषता को प्रकट करने का कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण, दिनेश धीरे धीरे पढ़ता है। तो यहाँ कर्ता दिनेश से उसकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे पढ़ रहा है? धीरे धीरे। इसी क्रम में दूसरा, सोनू तुम मेरे घर जरूर आना। तो यहाँ आने का, आने वाली क्रिया की विशेषता है कि उसे कैसे आना है? जरूर, निश्चित आना है। तो इस भाव से यहाँ आपके कौन सी क्रिया है? ये आपके रीतिवाचक। इसी क्रम में तीसरा उदाहरण, रात में अचानक बादल गरजे। अचानक ऐसी क्रिया हुई तो यहाँ आपके धीरे, ऐसे, अचानक, अच्छी तरह, जरूर, सचमुच, वास्तव में, शायद, इसलिए इत्यादि जो क्रिया विशेषण है इनके साथ जो वाक्य बनते हैं वो क्रिया की रीति या विधि का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार हमने क्रिया विशेषण का तीसरा भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण को समझा। अब इसका अंतिम भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया की मात्रा, परिमाण का, माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है। अधिकता या न्यूनता, उसकी मात्रा का, उसकी माप तोल का बोध होता है, वो आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। देखो हम विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण भी पढ़कर आए हैं जिसमें क्रिया की माप तोल संबंधी विशेषता का बोध हो। संख्यावाचक विशेषण में क्रिया की संख्यावाचक विशेषता का बोध हो। तो यहाँ परिमाण संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है। जैसे मात्र, जरा, अति, थोड़ा, बहुत, तनिक, इतना, उतना इत्यादि जो आपके शब्दों के साथ या ये क्रिया विशेषण शब्दों के साथ जो वाक्य बनते हैं वो क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, तुम उतना खाओ जितना पचे। तो यहाँ उतना और जितना क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि जो पच जाए उतना ही तुम्हें खाना है। इसी प्रकार
राधा बहुत कम खाती है, तो राधा की विशेषता बताई कि वो बहुत ही कम खाने का कार्य करती है। इसी क्रम में मोहन जरा सा भी माखन नहीं छोड़ता, तो यहाँ जरा सा या बहुत कम या उतना जितना आदि आपके क्रिया की मात्रा का, क्रिया के परिमाण का, माप तोल का बोध कराते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि जो आपके अभिकारी शब्द है उसके 6 भेद होते हैं, और जो पहला भेद है आपके क्रिया विशेषण उसके भी 4 और उपभेद होते हैं। उनमें हमने उन्हें पढ़ा, जैसे ट्रिक से हमने नाम देखा उनका कि जो क्रिया विशेषण है वो परिशस नाम, ये ट्रिक से आप इनके परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थान, समय आदि का बोध कराने वाली जो क्रियाएं हैं वो आपके स्थानवाचक, समयवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के तहत आती है। तो इस प्रकार हमने पहले भेद को विस्तृत रूप से समझा। अब अन्य और इसके जो 5 भेद है वो हम आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। मित्रों, जो भी पढ़ाया है उससे अच्छी तरह पढ़े। कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। हमारा प्रयास है कि रीट भर्ती परीक्षा से पूर्व और बीएसटीसी जो भर्ती परीक्षा उससे पहले अपना जो इनसे संबंधित सिलेबस है व्याकरण का वो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो आप अच्छा पढ़े और कोई समस्या है तो उसका कमेंट से आप समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और खुद भी करें, उन्हें करने के लिए प्रेरित करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।